और ये बच्चा स्कूल की कंप्लेंट के साथ आया था कि ये पढ़ नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा। मोटर कोऑर्डिनेशन की वजह से उसको कितने बिहेवियरल एंड एकेडमिक इशू शुरू हुए। मैं बड़े होकर सर्जन बनूंगा, मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगा, अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करूंगा, स्पोर्ट्समैन बनूंगा। ये वो सब बातें जो हमारे बच्चे या हम खुद भी बचपन में करते थे, मगर ये ख्वाब अधूरे रह जाते हैं जब आपको ये पता चलता है कि आपका बच्चा या आप खुद मोटर डिसेबिलिटी का शिकार हैं। डिस्लेक्सिया जो कि मोटर स्किल डिज़ीज़ है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसमें चीज़ों को उठाने, खींचने, धकेलने से लेकर वो सारी एक्टिविटी शामिल है जिसमें बच्चे उछलते हैं, कूदते हैं। ये सब ग्रॉस मोटर में शामिल है। और वोकल में बच्चा बोल नहीं पाता, उसके मसल्स, उसकी ज़बान और जॉ के जो मसल्स हैं वो बहुत रिजिड हो जाते हैं। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन, बैलेंसिंग, डिस्टेंसिंग, डायरेक्शन, लेफ़्ट राइट एंड स्मॉल बिग, ये सारा फोकस ख़राब हो जाता है। आई हेड कोऑर्डिनेशन में वो सारे काम जो राइटिंग के हैं, वो सारे काम जो टाइपिंग के हैं, कटिंग के हैं शामिल हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ फाइन मोटर पर फोकस करेंगे क्योंकि ये बहुत वास्ट है। मैं अपने क्लाइंट की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करती हूँ जिसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट मैंने की और मोटर कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम की वजह से उसको कितने बिहेवियरल एंड एकेडमिक इशू शुरू हुए, ये आप देखें। असेसमेंट रिपोर्ट में ये चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ जाती है। जिस तरह से मैंने ये एक टेस्ट अप्लाई किया था और ये बच्चा स्कूल की कंप्लेंट के साथ आया था कि ये पढ़ नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा और कॉपी नहीं कर पा रहा। इसके अलावा इसमें हाइपर एक्टिविटी और बेशुमार बिहेवियर प्रॉब्लम थे। तो हमने इसके ऊपर मुख्तलिफ टेस्ट अप्लाई किए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट था वो वेज का था, जिसमें इसके मुख्तलिफ सब टेस्ट थे। ठीक है, हमने इसकी जो भी इसकी जो स्ट्रेंथ थी, हालांकि ये इंटेलिजेंट था लेकिन उसके बावजूद सिर्फ उसकी मोटर कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से उसके साथ सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। उसका वर्बल एवरेज था, उसका वर्किंग मेमोरी वाज आल्सो एवरेज, लेकिन उसकी जो परसेप्चुअल रीजनिंग थी जो कि ब्लॉक डिज़ाइनिंग में नज़र आई हमें, वो लो एवरेज थी। तो इस तरीके से हमने उसकी ये सारे एरियाज़ जो थे डेफिसिट थे कि बेंडर गेस्टाल्ट पे भी उसका स्कोर अच्छा नहीं था उसकी एज के हिसाब से। तो ये सारी टेस्ट अप्लाई करते हैं। उसमें ऑटिज़म के कोई सिम्टम नहीं थे, बट उसकी हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। उसकी हाइपर एक्टिविटी स्कूल में रिपोर्ट इसलिए हुई क्योंकि उसका मोटर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था। इसीलिए हमने उसकी कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए हमने सॉल्यूशन ड्राइंग कोऑर्डिनेशन टेस्ट भी अप्लाई किया और SDCT उस पर भी वो काफ़ी उसका रिज़ल्ट इसी तरह से आया। और मुख्तलिफ प्रोजेक्टिव टेस्ट पर भी उसके अंदर बहुत सारी, उसके अंदर एंजाइटी बहुत ज़्यादा थी। उस बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा अनहेल्दी डिफेंसेस यूज़ कर रहा था, लाइक एग्रेशन। और जो समरी रिपोर्ट है उसके अंदर भी ओवरऑल यही चीज़ें सामने आ रही थी। फेयर ऑफ रिजेक्शन, ये सब चीज़ें इस वक्त बहुत नुमाया थी। इस रिपोर्ट के बाद इजीली ये आइडिया लगा सकते हैं कि मोटर कोऑर्डिनेशन डिसेबिलिटी किस हद तक मुतासिर कर सकती है। जिस तरह उस बच्चे की सिर्फ एकेडमिकली नहीं, उसको सोशली, उसके रिलेशनशिप, उसके पेयर्स के साथ, उसकी पेरेंट्स के साथ और इसी तरह उसके अपने बिहेवियरल इशू की एक लिस्ट थी जिसमें एग्रेशन एंड मुख्तलिफ़ किस्म की रिएक्शन करना शामिल था। लेकिन इस वीडियो में हमारा फोकस सिर्फ फाइन मोटर है। फाइन मोटर क्या होता है? किसी भी शख्स की वॉलंटरी या कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट विद हैंड, हम इसको फाइन मोटर कहते हैं। इब्तिदा में ही ये आइडेंटिफाइड हो जाती है जब बच्चा चीज़ों को पकड़ नहीं पाता, उठा नहीं पाता, स्कूल में लिख नहीं पाता, उसकी कंप्लेन आने लगती है, इवन कि वो पेंसिल भी नहीं पकड़ पाता। फाइन मोटर डिसेबिलिटी किसी भी एज में जाहिर हो सकती है। But you have to do it. Okay. No. इस डिसेबिलिटी का ताल्लुक हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता है। हमारे हाथों में 30 मसल्स एंड 20 जॉइंट्स होते हैं जो सेंसरी मैसेजेस रिसीव करते हैं। इस रिसीविंग में डिले हो जाना फाइन मोटर डिसेबिलिटी कहलाता है। What happened? My crayon is broken. Fix it. It's okay. मेरा ख्याल है कि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो अपने काम खुद ना कर सके या वो किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी का शिकार हो। तो ये चंद एक्सरसाइज बहुत अहम है अगर आपके बच्चे में या खुद आप में भी
किसी भी किस्म की फाइन मोटर प्रॉब्लम नज़र आना शुरू हो गई है। बच्चों को शुरू से अपना काम खुद करने की आदत डालें, खुद खाना खाएं, खुद जूते पहने, खुद ब्रश करें। रोज़मर्रा के कामों के अलावा इन्हें खेलने कूदने, फ़ाइन आर्ट से रिलेटेड काम और वो सारे काम जिसमें उनकी फिंगर्स का इस्तेमाल होता है, इन सब चीज़ों से ना सिर्फ उनकी बॉडी की कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी बल्कि अपने पेयर्स के साथ, दूसरे बच्चों के साथ भी उनका टीम वर्क क्वालिटी बढ़ेगी, उनके साथ भी उनकी कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगी। ज़्यादा से ज़्यादा हाथों की मूवमेंट का इस्तेमाल और वो चीज़ें जिसमें हाथों के मसल्स यूज़ हों, इन सारी एक्टिविटीज़ से बच्चों में बहुत मुस्बत तब्दीली आती है। इमोशनली भी वो रिलैक्स होते हैं, खुश रहते हैं। Let's have walk. It's about food. फाइन मोटर डेवलप करने के लिए आपको कोई बहुत बड़े बड़े टूल ये चीज़ें नहीं चाहिए। डेली रूटीन में जैसे बच्चों को अपने जूतों के लेसेस खुद बांधने दें, छोटी छोटी चीज़ों को उंगलियों से उठाना, पिन्स को उठाना, होल्ड करना या चीज़ों को प्रेस करना, मट्टी से खेलना, ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज़ उनकी फ़ाइन मोटर डेवलप करती हैं। मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन्हीं चीज़ों से बहुत बड़ा चेंज देखती हूँ कि ये बच्चे जो होल्ड भी नहीं कर पाते, इनकी फ़ाइन मोटर इतने डेवलप हो जाती है कि ये बहुत बारीक और कॉम्प्लिकेटेड काम भी करने लगते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेस्ट रिकमेंडेशन है इसके लिए। साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड साइकोथेरेपी। स्पीच प्रॉब्लम है तो उसके लिए स्पीच थेरेपी। सो कीप वॉचिंग द समारा खानज़ादा एंड गुड बाय। लुक द सेम कलर। Let me